क्लास 12th में हो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीट कर चुके हो लेकिन अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है। मेरे चैनल पर बने रहो, मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया से न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर कराऊंगी और जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में विदाउट एनी डिले। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। चार्जेस के नाम इन्होंने Q1, Q2 और Q3 मेंशन किए हैं और ये भी बताया है कि तीनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं यानी कि इक्वल टू Q है। तो हमें उसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड मतलब मैंने ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है उसका सेंट्रॉइड ये हुआ जहां पर ये तीनों लाइंस आकर के परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमने वर्टिसेस से डाली हैं, ये तीनों लाइंस जहां पर आकर के मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर एक और चार्ज प्लेस कर दें, मतलब एक कैपिटल Q चार्ज हम यहाँ पर रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है, आप सभी को पता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है कि जब किसी भी मीडियम में बहुत सारे फोर्सेस रखे हुए हैं तो वो सारे के सारे फोर्सेस म्यूचुअली फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स हम किसी एक चार्ज पर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 चार्जेस तो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं और एक चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। तो हमें जो सेंट्रॉइड पर रखा हुआ जो चार्ज है उस पर टोटल तीनों चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैं ट्राइंगल का नाम A, B और C रखती हूँ। मैंने माना कि A वर्टिसेस पे Q1 चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर है। सेम हेयर Q2 चार्ज जो कि अगेन Q के बराबर है एंड C पर Q3 चार्ज जो कि अगेन Q के बराबर है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके हिसाब से सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो और देखो उसके सेंट्रॉइड का भी कुछ ना कुछ हम नाम रख देते हैं। मान लेते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो G है और यहाँ पर हमें कैपिटल Q चार्ज रखना है और इस कैपिटल Q चार्ज पर इन तीनों के कारण लगने वाला हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखो ये एक लाइन है, ये AQ एक लाइन है। AQ लाइन में A पर Q चार्ज और Q पॉइंट पर G पॉइंट पर अगेन कैपिटल Q चार्ज रखा है। तो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी रखा हुए थे तीनों चार्जेस, ये बाद में रखा है। तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो AQ को जो रिपेल करेगा वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो हमने मान लिया कि ये इसमें फोर्स लगाता है F1 नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही B क्या होगा, जो B पर जो चार्ज रखा है वो Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, इस लाइन पर होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो F2 फोर्स लगा रहा है और सेम हेयर यहाँ पर F3 फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन अलग है और तीनों के तीनों फोर्सेस कैपिटल Q चार्ज को क्या करना चाहते हैं, रिपेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो F1 जो होगा वो Q अपॉन जो F1 फोर्स है वो इन दोनों के बीच लग रहा है, तो Q अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस होगी। बच्चों लॉजिकली आपको ये सोचना होगा कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप शो कर रही है। तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगी कहीं ना कहीं जब आप इन्हें कैलकुलेट करने बैठोगे। तो मैं मान ले रही हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंसेस है, मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैं मान रही हूँ कि ये जो AG है, ये जो BG है और ये जो CG है, कि मैं मान रही हूँ कि ये R है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको R ही मान के चलो। तो ये हो गया KQ ओवर R स्क्वायर। ऐसे ही मैंने F2 निकाला, F2 भी हो गया KQ ओवर R स्क्वायर एंड F3 भी क्या हो गया, KQ ओवर R स्क्वायर। देखो तीनों के तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं मान ले रही हूँ कि तीनों फोर्स क्या है, हमारे F है, तीनों ही सेम है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे डायग्राम में देखो कि वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम मान रहे हैं कि जो F1 की डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ को है ना, नीचे, और F2 इधर है और F3 इधर है। तो F1 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमने मान लिया वो AG कैप है, क्योंकि जब आपको कूलम्ब्स लॉ आप जो है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको यूनिट वेक्टर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आपने सीखा होगा, तो आपको यूनिट वेक्टर भी पता होना चाहिए। और F2 की डायरेक्शन में हम क्या मान ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर BG कैप मान ले रहे हैं। और ऐसे ही F3 की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, CG कैप। ठीक है, ये हमने यूनिट वेक्टर्स मान लिया।
अब देखो ये जो हमारे वेक्टर फॉर्म में मैंने जो फोर्सेस लिखे, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा और अभी मुझे यहाँ पर क्या नोट कर देना चाहिए, मुझे साथ ही साथ इसकी वेक्टर फॉर्म से भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पर ए जी कैप, यहाँ पर बी जी कैप और यहाँ पर सी जी कैप। हालांकि ये तीनों बराबर है बट डायरेक्शन अलग होने के कारण आपको पता है कि इनका जो है हम अभी एक साथ नहीं लिख पाएंगे, बट हाँ इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स अगर हमें क्यू पर निकालना है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने मान लिया टोटल फोर्स एफ है, तो एफ बराबर क्या होगा, F1 F2 और F3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर ए जी कैप प्लस के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर बी जी कैप प्लस के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर सी जी कैप। अब देखो क्या मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड को आप ले लो बाहर, ये हमने बाहर ले दिया। अब हमारे ब्रैकेट के अंदर ए जी कैप, बी जी कैप और सी जी कैप। अब हमें इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को जोड़ना है और जोड़ करके अपना फाइनल आंसर देना है। देखो जो ए जी कैप है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और बी जी कैप हमारा इस तरीके से आ रहा है और सी जी कैप जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये तीनों के तीनों जो हमने ऐड किए यूनिट वेक्टर्स, इन ये एक साइक्लिक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो साइक्लिक ट्रायंगल बना रहे हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री फाउंड हुआ है, मतलब हर दो के बीच का एंगल। तो मैथमेटिकली क्या होता है कि जब साइक्लिक वेक्टर्स होते हैं और उनको ऐड किया जाता है तो उनका सम होता है 0, ठीक है। तो सम 0 होने के कारण हम अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें तो हमें जो टोटल फोर्स मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के और उसके सेंट्रोइड पे अगर हम चौथा चार्ज रखें तो टोटल फोर्स जो होगा वो उस चार्ज पर कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को नोट करो, आप इस चीज को याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्जेस टू बी केप्ट एट द सेंट्रोइड सो दैट द चार्जेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब देखो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर चार्जेस एट द वर्टिसेस होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट डिसअपीयर हो रहा है, सो कोऑपरेट करो उस चीज में। अभी देखो हमें 3 पॉइंट चार्जेस, तो मैंने अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रखा है। मैंने माना कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है और इस पर चार्ज क्यू रखा है, हर वर्टिसेस पे चार्ज क्यू हमने रख दिया और हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि बताइए हम क्या चार्ज रखें इसके सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड को हम जी मानते हुए आ रहे थे, तो क्या चार्ज रखें इसके सेंट्रोइड पर, तो हमने मान लिया क्यू चार्ज रख दिया ताकि चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो वर्टिसेस मतलब ये एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस है और ये एक वर्टिसेस है, मतलब ये इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इस चौथे चार्ज को रखने का। तो हमें ये पूछा गया है कि भाई कितना चार्ज रखोगे कि तीनों चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में रहे जो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो अब हमें वर्टिसेस पे कैलकुलेट करना होगा टोटल चार्ज, जो कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर चार्जेस वर्टिसेस पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे बताओ। तो सबसे पहले हम कोई भी एक वर्टिसेस सेलेक्ट करते, कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करते, हमने मान लिया ए वर्टेक्स सेलेक्ट करते। तो देखो ए वर्टेक्स पे ये जो 2 चार्जेस है ये फोर्स लगा रहे होंगे, पहले से फोर्स लगा रहे होंगे। तो माना कि ये जो बी है, बी जो है इस पर इधर की साइड में जो फोर्स लगा रहा है वो F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये जो C है, C इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो हमने मान लिया ये लगा रहा है F3 फोर्स और इन दोनों के बीच का कितना एंगल बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा। अब हम इस A पर इन दोनों के कारण जो हमने फोर्स लगाया वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है हमारा, इस तरीके से ना ये बन रहा है हमारा F3 और इधर F2 और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो ये फोर्सेस तो अलग अलग है बट इनका रिजल्टेंट होगा जो कहीं इनके बीच में लग रहा होगा। तो अभी हमने माना कि इन दोनों को जो हम ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर लगता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब अगर ये रिजल्टेंट ऊपर की तरफ को लगेगा तो ये चार्ज तो अनबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नीचे वाली जो लाइन है जो क्यू की तरफ जा रही है, अगर सेम फोर्स नीचे की तरफ भी लग जाए, सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तो क्या होगा, जो चार्ज क्यू होगा वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सोचो, दिमाग में इस चीज की थिंकिंग करो कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, मतलब लॉजिक लगाओ, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके बाद शुरू करो। तो देखो यहाँ पर अगर हम F2 निकालना चाहें, सबसे पहले F2, तो F2 को हम कैसे निकालेंगे। F2 इज द फोर्स बिटवीन के क्यू ओवर, और ये जो हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड हमें L दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा L स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसी तरीके से
F3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं के क्यू क्यू ओवर एल स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट निकालने का, एफ स्क्वायर बराबर एफ टू स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं हम सिर्फ क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे हैं, टू एफ टू F3 और उनके बीच का एंगल क्या है cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो F2 और F3 आपको बराबर दिख रहे हैं क्या, बराबर दिख रहे हैं ना। तो अगर हम इनको F मान के चले, मैं मान लूं कि ये F है, तो क्या ये एफ स्क्वायर और 2f cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या ये 3f स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, f√3। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगेगा किस लाइन पर, इस लाइन पे। अब हमारा एक फोर्स नीचे की तरफ, जैसा कि अभी हमने सोचा था, लगना चाहिए ताकि ए पर जो चार्ज क्यू रखा है वो किस में रहे, बैलेंस रहे। तो ए और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो देखो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर हाइपोटेन्यूज AC है तो AC का स्क्वायर बराबर ए, इसको कुछ भी मान लो आप, मान लो D, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अभी मुझे AD निकालना है, तो AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस DC का। बहुत ही छोटी सी बात है क्योंकि कुछ आप लोगों को नहीं आता होगा, तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपने आई डोंट नो कि आपको आता है नहीं आता है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, AC का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर और DC का स्क्वायर मतलब DC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस DC है। तो ये परपेंडिकुलर है जो कि इस लाइन को बीच में डिवाइड करेगा मिड पॉइंट पे, तो DC L/2 हो जाएगी। तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये हो जाएगा 3L स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि जो AD स्क्वायर है वो ये है। तो AD हमारे पास आएगा L√3/2, ये हमें AD मिल गया। अब मुझे AQ निकालना है, तो देखो जो AQ होगा, मैथमेटिकली याद रखो, जो AQ होगा वो 2/3 AD होता है। ठीक है, तो 2/3 AD का मतलब हुआ L√3/2। तो √3 से ये जब कैंसिल किया और 2 से 2, तो हमारी वैल्यू आई L/√3। तो यानी कि हमें जो ये फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में, A और Q के बीच में जो फोर्स निकालना है वो हम फोर्स मान लेते हैं, क्या मान लें, F4 मान लेते हैं। चलो F4 मान के चलते हैं। तो जो हमारा F4 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा K अपॉन कौन सी डिस्टेंस, L/√3 का स्क्वायर। तो K √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन L स्क्वायर। अब हमने क्या सीखा कि जो FR है वो F4 के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो अभी हमने ये बराबर रख दिया दोनों को। अब दोनों को जब हमने बराबर रखा तो क्या होगा, FR की वैल्यू हमारे पास F√3 है और F4 हमारे पास क्या है 3Q ओवर L स्क्वायर। अभी जो F है, F की वैल्यू देखो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, 3Q ओवर L स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। देखो Q से Q कैंसिल हो रहा है, K से K कहाँ चला गया भाई, हाँ K भी है, K कह रहा है मुझे क्यों छोड़ दिया, तो K से K कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू मिल गई क्या 3Q, यानी कि जो कैपिटल Q है वो कितना होना चाहिए, Q/3 होना चाहिए। ठीक है, तो Q/3 अगर हमारे पास हम इस मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर रख दें तो ये जो वर्टिसेस पे जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q और -Q है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं बट डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब एक सिस्टम बना रहे हैं और हर चार्ज पे कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, सोचो दिमाग में, मतलब 3 चार्ज है तो एक चार्ज पे रेस्ट 2 चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये एक ट्रायंगल है और मैं इस पे तीनों चार्जेस को अगर रखूँ Q और -Q, तो देखो ये जो A है, A पर ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस तरफ ये फोर्स लग रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखोगे बच्चों कि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स लगेगा उनके बीच में, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो F फोर्स इधर लग गया। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
रिपेल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हमने मान ली कि इस साइड है, ठीक है, प्लस टू माइनस। अब देखो ये भी फोर्स हम F मान करके चल रहे हैं और देखो इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत तो मैथ्स आनी ही चाहिए। अब देखो B पर जो Q चार्ज रखा है उस पर A पर रखा हुआ चार्ज उसको क्या करेगा, चल हट यहाँ से रिपेल करेगा। और यहाँ पर अगेन फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी ऊपर की तरफ। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। अब ये जो C पर जो चार्ज रखा है माइनस क्यू जो चार्ज रखा है, तो इस पर तो ये क्यू क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ बुला रहा है, कह रहा है मेरी तरफ आ जा। और ये वाला भी, तो यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब कुछ मत करो, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस को देखो और उनको कंबाइन कर दो, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। तो ए पॉइंट पे अगर मैं मानूं कि एफ ए फोर्स लग रहा है तो एफ ए का स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर 2f cos 120 डिग्री, ठीक है। तो 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आया क्या, f स्क्वायर। यानी कि जो हमारा फोर्स एफ ए पर लग रहा है वो है हमारा f के बराबर, ठीक है। और f हमारे पास क्या है बच्चों, f है Q/L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा f है। f आप कैसे निकाल सकते हो, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो कि कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट B पर जो चार्ज Q रखा है, देखो उस पर सेम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में सेम एंगल पर लग रहे हैं, तो मतलब पॉइंट B पर भी जो हमारा फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा, वो भी f ही होगा। तो वो भी क्या होगा, KQ/L स्क्वायर, जो कि इसके बराबर होगा। चलो FC पर देखते हैं। FC पर ना एंगल चेंज हो जा रहा है, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं इनका एंगल चेंज हो जा रहा है, तो एंगल की वजह से थोड़ी सी वैल्यू अलग आ सकती है। एफ स्क्वायर 2f और ये क्या हो गया, cos 60, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, एवरीबॉडी नोज, 2f स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया, 3f स्क्वायर। यानी कि अगर हम FC की बात करें तो f/√3, यानी कि KQ/L स्क्वायर/√3। तो ये तीनों फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगाया। कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे सोचोगे यार मेरे को तो फॉर्मूले आते हैं, तो नहीं हो पाएगा ना, कॉन्सेप्ट जरूर लगाना, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा है और देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम, वो ABC वर्टिसेस पे रखे हुए हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है कि क्या हमें चार्ज रखना चाहिए एट द मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC। तो पहले तो ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं। तो ट्रायंगल अगर हमारा A, B और C है, तो A पर हमने रखा 2 माइक्रोकुलम, B पर हमने रखा -3 माइक्रोकुलम और C पर हमने रखा -3 माइक्रोकुलम। हमने चार्जेस को सबसे पहले प्लेस किया और ये जो ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड 20 सेंटीमीटर की है, तो हमने 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब मिड पॉइंट जो है BC का मिड पॉइंट क्या है, M है, तो ये अगर M मिड पॉइंट है तो ये कितना बचा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट बनाओ, हमें पूछा है कि क्या चार्ज रखें हम M पॉइंट पर कि जो A पर चार्ज है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब देखो A पर जो चार्ज 2 माइक्रोकुलम है उस पर B वाला और C वाला ऑलरेडी फोर्स लगा के चल रहे हैं, तो +2 माइनस मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अगर हम माने इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो अगर मैं F2 मानूं, ठीक है, F2, और इस साइड में अगर फोर्स मानूं क्या, F3, ठीक है, तो उनके बीच का जो एंगल लग रहा होगा वो 60 डिग्री पे दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। आप समझे ना मैंने डायरेक्शन नीचे क्यों ली है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर M पर एक चार्ज रखना है, मतलब A और M के बीच में भी इंटरेक्शन होने वाला है, और यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो M पर आप क्या चार्ज प्रेफर करोगे। देखो इन दोनों की डायरेक्शन तो कहीं नीचे की तरफ को होगी, मतलब अगर मैं मानूं कि F फोर्स लग रहा है, इन दोनों का कॉम्बो वाला F फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा है, तो M पर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ को लगना चाहिए, मतलब M A पर A to M लग रहा है F फोर्स, तो M to A एक फोर्स लगना चाहिए जो सेम लाइन पे इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी चार्ज A पर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सोचो इस चीज को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो F2 और F3 है ना, पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। जो F2 होगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, K 2 माइक्रोकुलम है हमारा, तो मैं माइक्रो में ही रहने देती हूँ, और ये हमारा है 3 माइक्रोकुलम, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 6K/400,
ठीक है, ये हमारा F2 हो गया। एंड इन द सेम मैनर आपको F3 भी मिलेगा, K2 3 और 20 का स्क्वायर, मतलब 6K/400। और अब आपको F स्क्वायर निकालना है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। तो दोनों का रिजल्टेंट 6K/400 मतलब F2 स्क्वायर और F3 स्क्वायर प्लस 2F2, ठीक है, और F3 और उनके बीच का एंगल cos 60। तो cos 60 की मैं सीधे सीधे वैल्यू रख रही हूँ 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो सारी वैल्यू सेम है, 6K/400 का स्क्वायर, 6K/400 का स्क्वायर और 6K/400 का स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स आ गया ये। तो जो अगर हम F निकालेंगे तो F निकालने के लिए ये जो 6K/400 है ये तो बाहर आएगा और √3 हमारा ऐसे हो जाएगा। मतलब इतना फोर्स हमारा नीचे की तरफ को लग रहा है। तो M2A हमारा क्या फोर्स लग रहा है, तो हमने मान लिया यहाँ पे हमने कैपिटल Q चार्ज रखा, ठीक है। अब हमें क्या पता होनी चाहिए, M2A की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने आपको ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालते हैं A to M ये बताया था। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि मतलब 20 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे, मतलब 400 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, मतलब 10√3 जो होगी वो हमारी ये वाली डिस्टेंस आएगी। आप सॉल्व करके देख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर हम माइनस करेंगे तब। तो हमें A to M डिस्टेंस जो मिली, तो हम इसके अपोजिट हम मान ले रहे हैं कि भाई F ही फोर्स लग रहा है अपोजिट भी, ठीक है। तो जो F फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालोगे, तो जो F फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो F फोर्स लग रहा है वो क्या है, K2 और Q अपॉन 10√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2KQ और हाँ अपॉन में 100 इंटू 3 मतलब 300 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे हम मान के चल रहे कि दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम इनको बराबर रख देते हैं, 2KQ अपॉन 300 बराबर में 6K√3 अपॉन 400। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हो रहा है, 2 से 3 टाइम्स 6 जा रहा है और ये 0 कैंसिल हो जा रहे हैं। तो जो कैपिटल Q है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9/4 √3, तो मतलब 2.25 √3। तो अब आप √3 की अगर वैल्यू रखोगे 1.75 करके तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज Q की वैल्यू 2.25 √3 आ रही है, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज हमारा सेम लाइन पे लगना चाहिए। अगर एक फोर्स ऊपर लग रहा है तो एक फोर्स नीचे लगना चाहिए, मतलब रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो तभी चार्जेस किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। और हाँ, मैं ना क्या करती हूँ, एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ाती हूँ। तो आप लोग क्या करो, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और अपने सारे दोस्तों को जो कि 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको न्यूमेरिकल्स करने में भी दिक्कत हो रही है, टॉपिक्स भी समझ में नहीं आ रहे, उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दो। तो फिर कमेंट जरूर छोड़ते हुए जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।